हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 मई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं लास्ट डे के रिविजन से। कल हम लोगों ने बात किया था राष्ट्रीय डेंगू दिवस के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में। इसके अलावा दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है ये जापान में पेश किया गया। ये 16 मई को मनाया गया था। वैसे 16 मई को सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। और IIBX का ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक SBI बन गया है। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया था। 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने। और भारत की वायुसेना ने भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया है। और नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रमुख के रूप में डेविड सल्वागिनी को नियुक्त किया है। UPI भुगतान अभी श्रीलंका में लॉन्च किया है फोन पे के द्वारा। और रस्किन बॉन्ड जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इसके अलावा सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे पिछला जब करंट अफेयर हुआ था डेली का तब का। दोस्तों संडे को वीकली करंट अफेयर आती है और संडे को जो वीकली करंट अफेयर होती है वो होती है लाइव। तो वो आपको लाइव वाले सेक्शन में मिलेगी। आप चैनल पर जाइएगा, चैनल के नेम पर टच कीजिए वीडियो के नीचे, वहां से जा करके कई सेक्शन जो बने हुए होते हैं चैनल पर, जैसे वीडियो का, शॉर्ट्स का, उसके बाद लाइव वाला। तो लाइव वाले सेक्शन में जा करके तब आप देखेंगे तो वहाँ वीकली करंट अफेयर हुआ था लाइव, तो आप उसको देख सकते हो बाद में भी। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की करंट अफेयर की। इसकी क्विज और PDF आपको MJT ऐप पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये दोस्तों मनाया जाता है 18 मई को। तो 18 मई को म्यूजियम के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। म्यूजियम का क्या महत्व है दोस्तों? म्यूजियम हमें वो जगह बताता है जहां पर सारी विरासतें रखी जाती हैं संजो करके। म्यूजियम में आपको जो हमारे क्रांतिकारी रहे या जो हमारा इतिहास रहा है, ठीक है, ना सिर्फ भारत का, अगर दुनिया भर में बात करें, दुनिया भर के तमाम म्यूजियम में, तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मेसोपोटामिया सभ्यता से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं विरासत के रूप में जिनको संजो करके रखा गया है। वो जो रखा गया है वो स्थान है म्यूजियम, संग्रहालय। उसके प्रति एक प्रकार से उसका योगदान बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम है इस बार की म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि रिसर्च और एजुकेशन के लिए म्यूजियम। 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा यह शुरू किया गया था। ये महत्वपूर्ण दिवस है अभी तक मई महीने के। आप रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं, वैसे वीकली में भी कराया गया था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया? तो दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स आई है और इसमें टॉप 15 सुपर अमीर, सुपर रिच की लिस्ट आई हुई है। सुपर रिच लिस्ट में 2 भारतीय शामिल हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मुकेश अंबानी को मिला है 12वां स्थान और गौतम अडानी है इस लिस्ट में 14वें स्थान पर। तो दुनिया के टॉप 15 सुपर रिच की लिस्ट आई हुई है और किसके द्वारा? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हो ये लिस्ट है। बर्नार्ड अर्नाल्ट जो है ये टॉप में है और $220 बिलियन की इनकी संपत्ति है। फ्रांस के रहने वाले हैं, जो LVMH के ये अध्यक्ष है कह सकते हो। लुइस वितान जो आप देखते हो वही प्रोडक्ट है इनका। जेफ बेजोस $207 बिलियन के साथ सेकंड पर हैं, अमेरिका के ये हैं। और इनकी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे, जैसे अमेजन भी है इसमें, ब्लू ओरिजिन वगैरह बहुत सारी कंपनियां। एलन मस्क $190 बिलियन के साथ देखिए तीसरे पर आ गए हैं और इनकी भी बहुत सारी कंपनियां आप जानते हो, स्पेसएक्स, टेस्ला वगैरह। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर चौथे पर है। यहाँ पर देखो कि 12वें पर मुकेश अंबानी है और 14वें पर गौतम अडानी है, $110 बिलियन और $100 बिलियन संपत्ति के साथ। क्लियर है जी? चलिए अगला, हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। ये एक गंभीर स्थिति है दोस्तों। वेनेजुएला में एक टाइम पर 6 ग्लेशियर हुआ करते थे और ये ग्लेशियर सभी एक एक करके बारी बारी पिघलते चले गए। ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर मतलब बर्फ का पहाड़। लेकिन ग्लेशियर की श्रेणी में तभी उनको रखा जाता है जब वो एक निश्चित ऊंचाई के होते हैं। ठीक है, तो एक निश्चित मिनिमम ऊंचाई के रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है चलो ये ग्लेशियर है। लेकिन ये पिघलते पिघलते अपनी न्यूनतम ऊंचाई से भी, जो ग्लेशियर का मानक होता है उस ऊंचाई से भी बहुत नीचे आ गए हैं।
ऐसा नहीं है पूरी तरीके से जमीन वहां पर बन गई है, लेकिन ये पिघलते पिघलते बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। तो ऐसे में 6 जो बड़े ग्लेशियर थे वो अब इतने कम हो गए हैं और ये एक बहुत गंभीर स्थिति आ गई है वेनेजुएला के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ग्लेशियर क्यों पिघलते हैं? ग्लेशियर पिघलते हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण। आप अक्सर सुनते होंगे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन जब होता है तो इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और आप ये भी सुनते होंगे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो इसलिए समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था बहुत सारे देश और बहुत सारे द्वीप हैं जो आने वाले 50 सालों में डूब जाएंगे। उनमें भारत के लक्षद्वीप को भी बताया गया था, इंडोनेशिया के जकार्ता को भी बताया गया था, इसीलिए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बदलकर नुसंतारा कर ली थी। तो ये सभी चीजें हैं। तो कारण यही है कि जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा ही, और ऐसे में वेनेजुएला का ये जो ग्लेशियर 6 के 6 जो थे वो धीरे धीरे करके गायब हो गए, जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैले थे पहले, और अब ये बर्फ के अवशेष मात्र रह गए हैं। वेनेजुएला में 2019 तक बताएं, अगर 1953 से, तो 98% की भारी गिरावट आई। मतलब 100% था तो केवल 2% वहां पर अब बचा हुआ है। इतना गंभीर स्थिति है। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है वेनेजुएला की तरफ, तो आपको आना होगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ये अफ्रीका रहा, अफ्रीका के बाद इधर रहा ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही ये ऊपर एक देश दिख जाएगा, वेनेजुएला, ओके। और इसकी काराकस होती है राजधानी। तो वेनेजुएला में जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघल रहे हैं। पिघलते पिघलते 6 ग्लेशियर थे और वो अब 6 के 6 ग्लेशियर की श्रेणी से बाहर हो चुके हैं। वैसे जब जब दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है तो मैं आपको 2 चीजें जरूर बताता हूँ। एक तो इधर देखिए, इस साइड ये है अटलांटिक ओशियन जो सर्पिलाकार में है, और इधर है पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक खास बात यह है कि ये ब्राजील एक देश जो दिख रहा है ना, ये एक ऐसा देश है जो यहाँ के जितने भी देश हैं उनमें से सिर्फ 2 देशों को छोड़कर बाकी सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है, इक्वाडोर को और चिली को। इसको छोड़ दें तो ब्राजील का बॉर्डर इनके सभी देशों से लगता है। कितने देश हैं यहाँ पर? कुल 13 देश हैं। तो कुल 10 देशों से अपना बॉर्डर लगाता है ब्राजील, इक्वाडोर और चिली को छोड़ करके। टोटल 13 देश हैं ब्राजील को लेकर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने 10 ईयर का ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है। यूएई ऐसा करता रहता है, कई टाइप के वो वीजा लॉन्च कर चुका है। जैसे ये ब्लू रेजिडेंसी वीजा है, इससे पहले वो ग्रीन वीजा, येलो वीजा, गोल्डन वीजा, ये सब लॉन्च कर चुका है। तो यहाँ पर ब्लू रेजिडेंसी वीजा इसने लॉन्च किया है 10 वर्षों के लिए। अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो काम करते हैं, जो भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में काम करते हैं, वायु गुणवत्ता स्थिर प्रौद्योगिकियां, इन सब पर काम करते हैं, उन व्यक्तियों को एक स्पेशल परमिट दी जाएगी कि आकर के आप यूएई में रह सकते हो 10 वर्षों तक के लिए। तो ब्लू रेजिडेंसी वीजा ये है। ऐसे ही अगर आपको याद हो तो जब इसने गोल्डन वीजा इंट्रोड्यूस किया था 2019 में, तो गोल्डन वीजा जिसको पाने वाले संजय दत्त पहले भारतीय बने थे, तो वो भी था 10 वर्षों के लिए। और उसके तहत ये था कि जाकर के यूएई में बड़ा एक इन्वेस्टमेंट करना था। तो उसने भी बहुत सारे सेलिब्रिटी को और इन्वेस्टर को या जो बिजनेसमैन हैं उनको दिया जा रहा था गोल्डन वीजा। उसके बाद आगे चल करके बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भारतीयों को मिला। ऐसे ये 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा यूएई ने लॉन्च किया है। वीजा के बारे में बता दूं, वीजा एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जो देश ये अलाउ करता है कि हाँ, अब दूसरे देश के नागरिकों को उस डॉक्यूमेंट के आधार पर अपने यहाँ पर रहने दिया जाएगा। कितने दिन के लिए, कब तक के लिए रहने दिया जाएगा। और वहीं पासपोर्ट वो डॉक्यूमेंट होता है जो ये अलाउ करता है कि हाँ, अब आप अपने देश से बाहर जाकर के किसी और देश में जा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मतलब वीजा अपने देश में आने के लिए दूसरे देश के किसी व्यक्ति को अलाउ करने वाला डॉक्यूमेंट है, और पासपोर्ट अपने देश से किसी व्यक्ति को दूसरे देश में जाने के लिए अलाउ करने वाला पासपोर्ट है। यहाँ पर देखिए यूएई से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी आए थे चर्चा में। जैसे गल्फ यूथ गेम यहाँ पर खेला गया। यूएई का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बना था, और सेकंड पर भारतीय पासपोर्ट था, सेकंड पर इंडियन पासपोर्ट था। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ किया गया। इसके अलावा विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन हुआ, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यहीं पर हुई। इसके अलावा दुनिया में पहली जेट सूट रेस यहाँ पर हुआ। एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से इनको हटाया गया। पहले तो ग्रे लिस्ट में आ गए थे, उसके बाद हटाया गया है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनएसजी और यूएसएसओफ द्वारा कहां पर संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस आयोजित किया गया? तो अभ्यास तर्कस दोस्तों अभी हुआ कोलकाता में।
यह अभ्यास तर्कस भारत की एनएसजी और यूएस की यूएसएसओएफ के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद की गतिविधियां जो होती हैं उनसे निपटना। जैसे क्या होता है कि शहरों में कई कई बार अफवाहें उड़ती हैं कि यहाँ पर चलो इस स्कूल में बम है या इस हॉस्पिटल में बम है, ऐसा गतिविधियां करते हैं लोग, ठीक है ना। तो ऐसी कोई कभी घटना ना हो, इसके लिए इंडिया और यूएस की ज्वाइंट एक्सरसाइज ये हुई और कोलकाता में ये हुई है। याद होगा अभी आपको मैंने बताया था इंडिया और इसराइल के बीच में नई दिल्ली में ऐसे ही एक एक्सरसाइज हुई थी। यहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच में कोलकाता में हुई है तर्कस नाम से। ओके, तो इसमें भारत का एनएसजी और अमेरिका का अमेरिकी विशेष अभियान बल इसमें शामिल था। तर्कस पिछला संस्करण जो था वो चेन्नई में हुआ था, इस बार कोलकाता में हुआ है। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जो एक्सरसाइज हैं वो हुए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे शक्ति अभी भारत फ्रांस के बीच में हुआ, मेघालय में उमरई में। गगन स्ट्राइक भारतीय सेना और वायुसेना ने किया पंजाब में। संयुक्त सुरक्षा अभ्यास भारत इजराइल के बीच में हुआ नई दिल्ली में, जिसकी अभी मैंने चर्चा की। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना और वायुसेना ने लद्दाख में चलाया। दस्तलीग बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और उज्बेकिस्तान में होता है। दोस्ती 16 में भारत, मालदीव और अमेरिका श्रीलंका एक साथ आए, इसमें बांग्लादेश को ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया गया था। ट्राइलेट जो है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हुआ, मोजाम्बिक और तंजानिया में। और टाइगर ट्रंप भारत अमेरिका ने किया। एक और जरूरी बात दोस्तों, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की जो ये बुक है, इसको अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं अमेजन से, ये ऑफलाइन बुक है, तो इसमें साथ पे आपको ये 3 महीने की ई बुक फ्री में दी जा रही है। जनवरी से मार्च करंट अफेयर की ये ई बुक आपको फ्री में दी जा रही है। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है या फिर उस बुक के साथ आपके पास कूपन कोड जाएगा, उस कूपन कोड को आप एमजेटी ऐप में जाकर रिडीम कर सकते हो। इसके अलावा जिनको लोको पायलट की बुक चाहिए, लोको पायलट प्रैक्टिस सेट की, वो भी अपनी बुक आई हुई है, तो बहुत सारे लोग उसको भी ले रहे हैं, तो इसको भी आप ले सकते हो। लोको पायलट और टेक्नीशियन की सीबीटी 1 के लिए ये लेटेस्ट पैटर्न पर मेरे द्वारा तैयार की गई 10 प्रैक्टिस सेट और 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें सॉल्व पेपर हैं, तो आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन की सब चीजें साथ में आती हैं। चलिए, दोनों ही किताबें आपको अमेजन पर ही मिलेंगी। अगला, 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, फीफा विमेन वर्ल्ड कप इसको अनाउंस कर दिया गया है कि 2027 में कहां होगा। ये ब्राजील में होगा। ब्राजील ने ये जो ऑक्शन होता था उसको जीत लिया है, बिडिंग प्रक्रिया इसकी हाई होकर के ये जीत गया है, तो मतलब अब ये आयोजन करेगा। और पहली बार होगा कि दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में कोई देश फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा। आपने बहुत सारे देखे होंगे टीम, जैसे उरुग्वे है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, ठीक है ना, ब्राजील है, ये सब वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए तो जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस कंट्रीज हैं, इनकी फेमस टीमें भी हैं। अर्जेंटीना ने इवन अभी फीफा वर्ल्ड कप जीता भी था, लेकिन महिला विश्व कप अभी तक कभी हुआ नहीं था पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट अभी मैंने आपको दिखाया ही, तो यहाँ पर पहली बार होगा जब दक्षिण अमेरिकी कोई देश इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। फिलहाल फीफा की अगर बारे में बात करें तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में पेरिस में हुई थी। ज्यूरिख में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। और इसके अलावा फीफा का जो वर्ल्ड कप है, मतलब कि पुरुष वाला, वो कब होगा? तो देखो 4-4 साल के अंतराल पर होता है। 2022 में हुआ था पिछली बार वाला कतर में, और 2026 वाला जो होगा ये होगा 3 देशों में। कौन कौन से? वो जो नॉर्थ अमेरिका के देश हैं, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, जून 2024 में गंगा और उसकी सहायक नदियों को लक्षित कर प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान कितने राज्यों में शुरू किया जाएगा? तो देखो फिर से एक बार से वही वादा, 5 जून को इन्होंने कहा है, मतलब कि 4 जून के जस्ट एक दिन बाद, चुनाव रिजल्ट आने के बाद गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई की जाएगी। इसको प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा, प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान चलाया जाएगा। तो ये अभियान 7 राज्यों में चलाया जाएगा जहां पर गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। तो ये प्लास्टिक मुक्त अभियान होगा, अब देखना होगा ये कितना सक्सेस रहता है। इसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन, ये तीनों संस्थाएं मिल करके काम कर रही हैं। ये कहीं है कि जस्ट चुनाव खत्म होने के अगले दिन से ही हम जुट जाएंगे। ओके, प्लास्टिक जो एकत्रित होगा वो देहरादून में एक विशेष सुविधा में जैव ईंधन और टाइल्स में संशोधित किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो प्लास्टिक कचरा होता है उसको इकट्ठा करके कई कई बार रोड भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बायोफ्यूल्स में काम आते हैं, टाइल्स वगैरह भी अब बनाए जा रहे हैं और इसका यूज कर रहे हैं घरों में। तो ये एक बहुत अच्छा समझ लो कि तरीके से रिसाइकिल किया जाने का तरीका है। अगला, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में एआई से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू करने की घोषणा की? तो सिक्किम लॉन्च करने वाला है 25 मई को एआई ड्रिवन यातायात प्रबंधन प्रणाली, ट्रैफिक कंट्रोल
मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल भी है, एआई ड्रिवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सेट टू गो लाइव इन सिक्किम फ्रॉम 25 में। तो ये एआई से आधारित होगा, अब देखना होगा ये किस प्रकार से मैनेज होता है, बड़ा ही मतलब कि रोचक होगा, क्योंकि ये शुरुआत करने वाला राज्य है। फिर अगर ये अच्छा सक्सेस रहा तो पूरे भारत में धीरे धीरे बाकी भी राज्य जो है अपने यहाँ लगाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या आप जानते हो पूरे देश में रहती ही है, बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर सिक्किम ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा भारत का। अभी सिक्किम में ही 16 मई को दोस्तों अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया था, याद होगा आपको, बताया था मैंने। तो 25 मई तक ये सुविधा लॉन्च करेंगे, देखना होगा क्या होगा। वैसे एआई आया है तो एआई से रिलेटेड जो बहुत सारे टूल लॉन्च किए गए हैं उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। वैसे मैं आपको लाइव क्लासेस में रिवाइज करवाता ही हूँ शाम वाली, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे एआई एंकर है सना, सना जो है भारत की पहली एआई एंकर बनी, इंडिया टुडे ने लॉन्च किया था। इसके अलावा एआई एंकर ही है एक लिसा, जिसको उड़िया टीवी ने लॉन्च किया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था डेविन, डेविन जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एआई आधारित। इसके अलावा दोस्तों आपको बताया गया था सना लिसा सीमा, सीमा बताया गया था ये एआई गेमर है, ठीक है ना, एआई गेमर है सीमा। इसके अलावा जेमिनी के बारे में मैंने आपको बताया था, गूगल का प्रोडक्ट है, चैटबॉट है। चैट जीपीटी तो आप जानते ही हो, ओपन एआई का चैटबॉट है। ये सभी एआई आधारित चीजें हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप सिक्किम के बारे में देखना चाहोगे देख लोगे। यहाँ पर सिक्किम है, गंगटोक इसकी राजधानी है। बाकी मैंने अभी जल्दी ही आपको बताया था, क्योंकि 16 मई स्थापना दिवस इसका होता है। अगला, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों कपिल सिब्बल। एक बार फिर से कपिल सिब्बल जी को बनाया गया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, SCBA का प्रेसिडेंट। ओके, कपिल सिब्बल वरिष्ठ कांग्रेस लीडर हैं, बहुत ही वरिष्ठ वकील भी हैं, और जब राज्यसभा के सांसद भी हैं वर्तमान में, और जब यूपीए की गवर्नमेंट थी ना तो बहुत सारे मंत्रालय को ये देख चुके हैं। उनमें आईटी मंत्रालय, कानून मंत्रालय और भी बहुत सारे मंत्रालय ये देख चुके हैं समय समय पर। तो यानी केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व। तो अभी के लिए तो ये राजनेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये चौथी बार सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने प्रदीप राय को हराया है। अच्छा, एक और रिलेटेड अभी ये क्वेश्चन आया था एससीबीए से रिलेटेड, कि एससीबीए ने कार्यकारी समिति में 33% पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी मैंने लगभग 10-15 दिन के अंदर ही ये क्वेश्चन आपको बताया था। अगला, हाल ही में हुए एलोरा कप 2024 में भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता? तो एलोरा कप जो हुआ दोस्तों उसमें निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। निखत जरीन बहुत ही फेमस भारतीय बॉक्सर है और इन्होंने हरा दिया है किसको? उराक बायोवा को। जजीरा उराक बायोवा काजाकिस्तान के हैं, इनको 52 किलोग्राम के वर्ग में 5-0 से हराया। 5-0 से मतलब कि समझ लो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया निखत जरीन ने। निखत जरीन दोस्तों निजामाबाद से हैं और 1996 में इनका जन्म हुआ था। भारत के 4 और मुक्केबाजों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये भी ध्यान रखना है इस एलोरा कप में। ओके, तो जिनमें है याईफाबा सिंह, शोएबम, अभिषेक यादव, विशाल, गौरव चौहान। आधुनिक भारतीय बैंकिंग के जनक कहे जाने वाले नारायणन वाघुल का निधन हो गया। ये किस बैंक के पूर्व सीएमडी रह चुके हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नारायणन वाघुल ये दोस्तों आधुनिक भारतीय बैंकिंग के जनक कहे जाते हैं। ये आईसीआईसीआई बैंक के फाउंडिंग मेंबर्स भी थे और ये सीएमडी भी रह चुके थे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके थे। तो इनका अभी निधन हो गया है, नारायणन वाघुल जी का। ये इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के भी सबसे कम उम्र के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, 44 साल की उम्र में। तो 1981 में ये बने थे तब, और फिर आगे चलकर 1985 में आईसीआईसीआई बैंक के भी सीएमडी बने। और भी बहुत सारी कंपनियों में ये डायरेक्टर पद पर भी रहे, जैसा कि आप जानते हो जब रिटायर हो जाते हैं बड़े बड़े जो सीनियर मोस्ट पर्सन रहते हैं तो कई कंपनियों में वो एज ए डायरेक्टर काम करते हैं, जैसे विप्रो हुआ, और भी बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारी प्राइवेट बैंकों में भी ये डायरेक्टर पद पर काम कर रहे थे। तो इनका अभी निधन हो गया है, ठीक है। और इनको अगर बात करें नागरिक सम्मान की, तो इनको 2009 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था और इकोनॉमिक टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो ये तो थे दोस्तों टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। और हाँ, अगर कोई ई बुक चाहिए या बुक चाहिए तो आप जा करके एमजीटी ऐप से ले सकते हो। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लेजर का पहला सफल संचालन 1960 में किसके द्वारा किया गया? तो थियोडोर मैनन के द्वारा किया गया।
किसकी कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने नहीं लिखी है? तो ये सभी पुस्तकें रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें नहीं। आज आपको क्या बताना है, किस देश के साथ सिक्किम अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ये बताइए कमेंट करके। और इसके अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? दोनों क्वेश्चन आसान ही हैं, आप आंसर कर ले जाओगे आई होप। और अगर आप ये बुक ऑर्डर करना चाहते हो तो अमेजन से आकर ऑर्डर कर सकते हो, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। मैं आपको कल की वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।